नमस्कार। आज हम राजस्थान में यानी कि राजपूताना में मराठों के हस्तक्षेप के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप या मराठा शक्ति का प्रसार अनायास ही या अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे मराठा शक्ति का प्रसार हुआ। मुगल सत्ता के पतन ने मराठों की प्रगति के सभी द्वार खोल दिए थे। दीर्घ काल से मराठे अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु शक्ति संपन्न और योग्य मुगल शासकों ने उनकी एक भी नहीं चलने दी। औरंगजेब के शासनकाल में आकर मराठों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी और दक्षिण भारत को उसके लिए एक समस्या बना दिया था। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने दक्षिण भारत को औरंगजेब की कब्र बताया है। यह मत सही भी है, क्योंकि जीवन भर औरंगजेब दक्षिण में उलझा रहा, फिर भी दक्षिण भारत पर अपना स्थायी प्रभुत्व कायम न कर सका। उसके दक्षिण भारत में उलझे रहने के कारण संपूर्ण मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया। वह उत्तर भारत की ओर समुचित ध्यान नहीं दे सका और फलते समूचा मुगल साम्राज्य विद्रोह भूमि बन गया। इन स्थितियों ने न केवल औरंगजेब की बल्कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य की कब्रें खोद डाली। यही कारण है कि उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर अग्रसर होने लगा। इतने लंबे समय तक शक्तिशाली मुगल शासकों के अधीन रहकर राजस्थान के राजपूत शासक अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य शक्ति पर निर्भर रहने और उसके नेतृत्व में युद्ध करने के आदी हो गए थे। यही कारण है कि मुगल शासकों के शक्तिहीन होने पर उनके समक्ष जो समस्याएं उत्पन्न हुई, वे उनका समाधान करने में स्वयं को असमर्थ पाने लगे। बाहरी युद्धों के अवसर भी अब लगभग नगण्य हो गए थे। इसलिए राजस्थान के शासक आपसी संघर्ष और गृह कलेश में उलझ गए। वे राजस्थान में अपनी अपनी सर्वोच्चता की स्थापना के लिए मराठों की शरण में जा पहुंचे। मराठों ने राजस्थान के शासकों के साथ केवल आर्थिक संबंध स्थापित किए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक राजपूत शासक उनकी धन लिप्सा की पूर्ति करती रहे, तब तक वे उन्हें सैनिक सहयोग प्रदान करते रहे। उन्होंने राजस्थान में किसी भी शासक के साथ भावनात्मक संबंध नहीं जोड़ा। उन्हें जहाँ से अधिक धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई दी, वे उसी ओर झुक गए। मराठों की इस नीति ने राजपूत शासकों को इस भ्रम में अवश्य रखा कि वे सुरक्षित है, जबकि वास्तव में उन्होंने किसी को भी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। वे सदैव अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे। इससे राजस्थान में शांति स्थापित होने की बजाय अशांति और अराजकता को और अधिक बढ़ावा मिला। इस तरह राजस्थान के शासकों ने मराठों के साथ जो संबंध स्थापित किए, उनका आधार राजपूत शासकों की सैनिक आवश्यकताएं और मराठों की आर्थिक आवश्यकताएं थी। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। शिवाजी बीजापुर तथा मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों को अधिकृत करके उन पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। राजपूताना के शासकों का शिवाजी से सीधा संबंध नहीं था, बल्कि राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता में शिवाजी के साथ संघर्ष किया और उनकी शक्ति को कुचलने का भरपूर प्रयास किया। राजपूतों ने मुगलों के लिए युद्ध करते हुए मराठा शक्ति से हमेशा शत्रुता का संबंध रखा था। अतः इस पृष्ठभूमि में राजपूतों और मराठों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की संभावनाएं नाम मात्र की ही थी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र मराठों का छत्रपति हुआ। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसके राज्य को अधिकृत कर लिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न
उसके पुत्र अजीत सिंह को भी औरंगजेब ने उसका राज्य वापस नहीं किया। औरंगजेब के इस कृत्य के परिणाम स्वरूप राठौड़ों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। इन्हीं परिस्थितियों में औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने को बाध्य हुआ और उसने इसमें राजपूतों की सहायता ली, किंतु चतुर औरंगजेब ने राजपूतों तथा अकबर में फूट डलवा दी। अतः अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए अकबर राठौड़ों की शरण में जा पहुंचा। उस समय दुर्गादास अपने साथ अकबर को लेकर दक्षिण में मराठों के पास गया और संभाजी से अकबर को आश्रय देने की याचना की। संभाजी ने न केवल अकबर को सहायता देने का आश्वासन दिया, बल्कि मुगलों के विरुद्ध अभियान में दुर्गादास की भी सहायता का वचन दिया। दुर्गादास ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 6 वर्ष तक सहयोग किया, लेकिन मराठों ने राठौड़ों की कोई मदद नहीं की। संभाजी ने राजपूतों को पहचानने में भारी भूल की थी, इसी कारण उनकी मित्रता को समझने में विफल रहा। मराठों को मुगलों से लगातार संघर्ष करना पड़ा था। संभाजी की मृत्यु के बाद से तथा औरंगजेब की मृत्यु तक मराठों ने अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मुगलों से बराबर टक्कर ली। राजपूत शासकों ने भी मुगलों की अधीनता में मराठों से लगातार लंबे समय तक युद्ध किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों के पतन के साथ राजनीतिक घटनाओं ने करवटें लेना प्रारंभ कर दिया था और इस स्थिति में राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव भी तत्कालीन राजपूत मराठा संबंधों पर पड़ा। इन संबंधों का आधार वास्तव में दोनों शक्तियों के स्वार्थों पर निर्भर था। इसी समय शाहू को मुगलों की कैद से मुक्ति मिली और उसकी मुक्ति मराठों के लिए गृह कलेश का परिणाम बन गई। शाहू तथा उसकी चाची ताराबाई के बीच सत्ता के लिए गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस समय मराठों को आंतरिक मामलों में उलझे रहने के कारण किसी अन्य राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने का समय नहीं था। अतः मुगल प्रांतों अथवा राजपूतों के राज्य मराठों के आक्रमण से बचे रहे, लेकिन कुछ मराठा सेनापतियों ने नर्मदा नदी को पार करने में सफलता प्राप्त की और रास्ते में लूट खसोट करते हुए मंदसौर के निकट मेवाड़ के समीप उपद्रव मचाया। मराठों के इस प्रकार के दुस्साहस को लेकर मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने गंभीर समस्या तो मान लिया था, लेकिन इस संभावित गतिविधियों को रोकने के संबंध में कोई कार्य नहीं किया। वास्तव में राजपूताना में मराठों का ये प्रथम प्रवेश था और यह राजपूत शासकों के लिए भावी समस्या की शुरुआत थी, जिस पर किसी भी राजपूत शासक ने गंभीरता से विचार नहीं किया। और इस तरीके से राजस्थान में मराठा शक्ति का सबसे पहले इस घटनाक्रम में प्रसार हुआ। या यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार मराठों ने राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया।